Okay, my name is Dr. Anzar and I'm going to tell you about the measurement of the blood pressure. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर हमने मेजर कैसे करना है और उसके स्टेप्स क्या-क्या हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर को क्या कहेंगे, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, डिक्रीज़्ड ब्लड प्रेशर को क्या है कहेंगे, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। ये सारे वाइवा क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के बाद आपसे ये पूछे जाते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर? फोर्स exerted by the blood on the walls of the vessels। जब ब्लड जैसे ही वेसल्स में से गुजरता है स्पीड से गुजरेगा और जो फोर्स गुजरते वक्त वॉल्स ऑफ द वेसल्स में लगाएगा उसको हमने प्रेशर कहना है, वो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, जैसे ये ब्लड वेसल है, यहाँ से ब्लड गुजर रहा है, यहाँ और यहाँ पे जो वो फोर्स लगा रहा है उसको हमने बीपी कहना है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रेंज ऑफ द बीपी इज 120/80 mmHg। दिस इज फॉर द अडल्ट रेंज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीडियाट्रिक एज ग्रुप, हम सिर्फ अडल्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज 120/80 इज नॉर्मल रेंज। अब व्हाट इज द सिस्टोलिक बीपी, व्हाट इज द डायस्टोलिक बीपी? पूछा जा सकता है ना कि ये ऊपर नीचे वाली वैल्यू का क्या हिसाब है, सिस्टोलिक बीपी किसको कहते हैं और डायस्टोलिक किसको कहते हैं। जब हार्ट बीट करता है और जिस फोर्स से वो ब्लड पंप करता है बाहर वेसल्स में, वो वाला जो प्रेशर वेसल्स की वॉल पे जो पड़ता है, दैट इज द सिस्टोलिक बीपी। जब हार्ट अपने सिस्टोलिक कंट्रैक्शन से खत्म होके डायस्टोलिक फेज में जाता है, आपने कार्डिक साइकिल में पढ़ा होगा कि कंट्रैक्शन फेज आता है जिसमें वो इजेक्शन करता है सारे के सारे, और एक डायस्टोलिक फेज आता है जो उसकी फिलिंग जब होती है, और फिलिंग के दौरान जब वो रीफिल हो रहा होता है हार्ट, उसके दौरान जो वेसल्स के ऊपर प्रेशर होता है ब्लड का, उसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। बात समझ आई? Systolic BP is the force exerted by the blood when the heart pushes the blood during beat। ठीक है, but diastolic pressure is the pressure exerted by the blood on the vessels when the heart is refilling after contraction। ठीक है, इसीलिए डायस्टोलिक हमेशा कम होगा क्योंकि ये हार्ट की कंट्रैक्शंस की तरफ वजह से नहीं बन रहा बीपी, ये वाला बीपी जो है, ये वाला हार्ट की कंट्रैक्शन की वजह से ज्यादा है, क्योंकि हार्ट कंट्रैक्शन कर रहा है उस वजह से प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। ये क्यों बन रहा है, तब बन रहा है, ये उस वजह से बन रहा है कि जब ब्लड हार्ट के अंदर दोबारा जा रहा है और वो हार्ट रिफिल हो रहा है, इससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब ये तीन रेफरेंस रेंज वैल्यूज आपने लाजमी याद रखनी है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, स्टेज 3 भी होती है लेकिन फर्स्ट ईयर के लेवल पे इतनी ही स्टेजेस बहुत है। एलिवेटेड कब कहना है? जब आपका सिस्टोलिक सिर्फ बढ़ा हुआ होगा, उसको एलिवेटेड बीपी कहना है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का मतलब यही है कि सिर्फ सिस्टोलिक बीपी इज रेज्ड, नॉट द डायस्टोलिक। 120 से 129 तक अगर रेफरेंस रेंज आ रही है और नियर 80 का 80 ही है तो वो एलिवेटेड हाइपरटेंशन है। बात समझ आई? इसी तरह अब ये 130 से 139 पे चला गया और 80 से 89 तक चला गया, ये स्टेज 1 की हाइपरटेंशन है। और इससे और ये 140 और उससे ऊपर जितना भी जाएगा वो आपका स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, और 90 और उससे ऊपर जितना भी जाएगा वो आपका स्टेज 2 हाइपरटेंशन में जाएगा। बात समझ आ गई? ये सिस्टोलिक की रेंज आ जाएगी, ये डायस्टोलिक की रेंज आ जाएगी। ठीक हो गया? ये है सिस्टोलिक डायस्टोलिक की आपने वैल्यूज याद रखनी है। अब व्हाट इज हाइपरटेंशन, व्हाट इज हाइपोटेंशन? हाइपरटेंशन आपको बताती है ये, और ये हाइपरटेंशन। अगर आपसे वैसे वो पूछता है कि हाइपरटेंशन की रेंज क्या है, तो आपने पता क्या बताना है? 120 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, दैट इज हाइपरटेंशन। अगर वैसे नॉर्मली पूछे, अगर डिटेल में आप ज्यादा अच्छा आंसर बताना चाहते हो तो आप एलिवेटेड को छोड़ के स्टेज 1 स्टेज 2 की ये रेफरेंस रेंज बता सकते हैं कि सर स्टेज 1 हाइपरटेंशन इज 130 139 और 80 टू 89 इज डायस्टोलिक, और स्टेज 2 हाइपरटेंशन इज ये वाली है। ठीक हो गया? वैसे नॉर्मली अगर आप हाइपरटेंशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो 120 190 mmHg से अगर आपका बीपी ज्यादा है तो वो हाइपरटेंशन है। ठीक है, कॉजेज ऑफ द हाइपरटेंशन, सबसे ज्यादा कॉमन कॉजेज है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो बहुत ही चांसेस हैं कि अगर पेरेंट्स हाइपरटेंसिव हो तो बच्चे भी हाइपरटेंसिव होंगे ही। दूसरी इज द किडनी डिजीजेस, क्योंकि किडनी आपको पता है कि वेस्ट निकालती है, तो जब वेस्ट नहीं बॉडी से जाएंगे आपका बीपी शूट करता रहेगा। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम जिसमें आपके हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स, स्टीरॉयड सारे बढ़ जाते हैं, उसमें भी आपका हाइपरटेंशन हो सकती है। स्ट्रेस कंडीशन में, एंजाइटी कंडीशन में आपका हाइपरटेंशन होती है। और कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो अगर पेशेंट ले रहा है बहुत देर से तो उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, दैट इज स्टीरॉइड्स, ब्रोंकोडायलेटर्स। अस्थमा वाले पेशेंट्स के अंदर ये ब्रोंकोडायलेटर्स लेने की वजह से उनमें बीपी बढ़ा हुआ होता है। ठीक हो गया? डिक्रीज ब्लड प्रेशर इज द हाइपोटेंशन। इसकी एक ही वैल्यू है, रेफरेंस रेंज 90/60 से जब नीचे चला गया है ना वो हाइपोटेंशन है। ठीक है, अगर 70 भी है, सॉरी 70/60 है, ये भी आपका हाइपोटेंशन ही है। ठीक है, अगर ऊपर वाला 90 ही है, नीचे वाला 50 है, ये भी आपका हाइपोटेंशन ही है। बाकी इससे ऊपर जितने भी होंगे 100/70, दैट इज नॉट हाइपोटेंशन।
ये नॉर्मल बीपी है, 100/60, 100/70 दैट इज नॉर्मल बीपी। ठीक है, ऊपर वाली ये नीचे वाली अगर इस दोनों से डिस्टर्ब हो चुकी हैं, नीचे चली गई हैं, तो आपकी हाइपोटेंशन में है। अब इसकी कॉजेज डिहाइड्रेशन, पता है आपको, वाटर लॉस होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, बीपी फॉल कर जाएगा। ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम है, बीपी फॉल कर जाएगा। लिवर डिजीजेज और किडनी डिजीजेज में भी हाइपोटेंशन हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हाइपोटेंशन होती है। और मेडिकेशन में बीटा ब्लॉकर्स और वेजोडायलेटर्स, ये वो मेडिकेशन हैं जब पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है ना, पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन और वो मेडिसिन खा रहा है और वो अब उसकी टॉक्सिक डोज में खा गया, बहुत ज्यादा लेंगी तो उसमें हाइपोटेंशन हो जाएगी। ठीक हो गया, ये और ये बचे आपके वाइवा क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है कॉजेज को। अब मेन बात जो कि स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर है, कैसे आपने करना है, ये वही बातें हैं जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ये चौथे पॉइंट तक तो वो सेम ही है। आपने पहले कंसर्न लेनी है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले पेशेंट की कंसर्न लेनी है, आपने एक्सप्लेन द प्रोसीजर द पेशेंट, क्या उसके साथ क्या करना है, और आपने अपने टेस्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये आपने तीनों स्टेप्स इकट्ठे करने हैं, जैसे मैंने पहले पुरानी वीडियो में भी बताया था कि आपने इंट्रोडक्शन के साथ ही आपने क्या करना है वो भी बता देना है, और आपने उसको उसकी कंसेंट भी ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने वॉश और सैनिटाइज योर हैंड्स, और फिर मेजर करना है बीपी को। अब वो मेजर कैसे करना है, पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंजर उस्मान है। मैंने आपका खून का प्रेशर जो है वो मेजर करना है। तो इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। दौरान मुआयना अगर आपको कोई भी मसला होता है, कोई तकलीफ होती है, तो आप मुआयना रोक सकते हैं। तो क्या आपकी इजाज़त है, या आप सारे स्टेप्स आपने इसमें पूरे कर लिए। ठीक है, आपने जो भी एग्जामिनेशन करना है ना, उसको अपने आसान अल्फाज उर्दू में बताना है, ताकि पेशेंट जो है अगर वो थोड़ा इलिटरेट भी है, उसको समझ आ जाए कि आपने क्या करना है। ठीक हो गया, अब मैयर बीपी के कुछ रूल्स हैं। एक तो आपने मर्करी स्फिग्मोमेनोमीटर यूज करना है, दैट इज प्रेफरेबल। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे अब आज के लिए नहीं होते, तो डिजिटल आपका यूज़ होगा। ठीक है, डिजिटल यूज़ हो जाएगा। तरीका मैं समराइज़ करके बताने लगा हूँ। अभी हम एग्ज़ामिनेशन भी करेंगे, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कफ होता है ना बेटा, आपने सबसे पहले उसका साइज़ देखना है। एक पीडियाट्रिक कफ भी होते हैं जो बच्चों में लगते हैं, और एडल्ट तो आपको पता ही है, घरों में हर बंदे के है आजकल। ठीक है, वो आपने पेशेंट को सबसे पहले आपने रिलैक्स करना है, उसको बिठाना है, सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, प्रेफरेबली सिटिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं बैठ सकता तो जाहिर सी बात है, लेटे हुए भी आप बीपी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेफरेबली सिटिंग पोजीशन इज प्रेफर्ड। ओके, पेशेंट शुड बी सिट इन सिट पोजीशन, और वो रिलैक्स होना चाहिए, उसको कोई टेंशन ना हो, उसको कोई ये ना हो। जाहिर सी बात है, उसको फिर बीपी जो है मेजरमेंट वो ठीक नहीं आएगी। तो पेशेंट को अपने सिटिंग पोजीशन में रखना है, उसको रिलैक्स रखना है, उसको कंफर्टेबल फील करवाना है। सबसे पहले उसका लेफ्ट आर्म आपने एक्सपोज करवाना है अप टू द मतलब कि एल्बो जॉइंट से ऊपर तक आपने उसको एक्सपोज करवाना है। फिर आपने कफ का साइज देखना है, क्या वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। फिर आपने कफ का साइज अप्लाई करना है अपने अपर कफ पे, अपर आर्म पे, और वो इतना होना चाहिए कि आपकी पूरी आर्म को कवर कर ले कफ। ठीक है, उसके बाद आपने जो ब्रेकियल आर्टरी है, उसका बिल्कुल जो पंप होता है वो अपने ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखना है। ठीक है, और शुड बी 2.5 सेंटीमीटर अबव द एल्बो जॉइंट। ये भी मैं जब करूंगा तो मैं हर चीज दोबारा आपको बता दूंगा, अभी मैं वर्बली बता रहा हूँ। ठीक है, कफ आपने बांध लिया, और अब आपने क्या करना है कि जैसे मैंने रेडियल आर्टरी पैल्पेट करनी आपको पिछले एक्सपेरिमेंट में बताई थी, वैसे ही उसी आर्म की आपने रेडियल आर्टरी पैल्पेट करना शुरू करनी है। ठीक है, और दूसरे हाथ से आपने वो कफ जो होता है, वो जो बल्ब होता है, उससे आपने क्या करना है, उसको इन्फ्लेट करना स्टार्ट करना है। आपने इन्फ्लेट करते जाना है, करते जाना है। एक पॉइंट पे आके सपोज आपकी ब्रेकियल रेडियल आर्टरी जो है वो पैल्पेट होना बंद हो जाएगी। वो पॉइंट आपने मेजर कर लिया है, देख लेना कि यहाँ पे आके हमारी फला पॉइंट पे जो है वो बंद हो गई थी आर्टरी पैल्पेट होना। 20 to 30 mmHg उससे और ऊपर आपने इन्फ्लेट कर देना। ठीक हो गया, अब आपने डिफ्लेट करना स्टार्ट करना है। उसको डिफ्लेट करें आप, आपने वो साउंड सुननी, स्टेथोस्कोप रख के साउंड सुननी है जिस पॉइंट पे आपको आवाज आना शुरू हुई है, जो कि पल्स की आनी है आपको। ठीक है, वो आपने मेजर कर लेना है। वो आपका सिस्टोलिक बीपी होगा। लेट्स सपोज वो आपका आ गया 130, 130 आ इस पॉइंट पे आगे आपको ऊपर जो है वो एक एक पहली साउंड आ गई। फिर आपने उसको करते रहना है जी, डीफ्लेट डीफ्लेट। वो आवाज आपको आती रहनी है, आती रहनी, आती रहनी है। लेट्स सपोज आपको 70 पे जाके वो आवाज बंद हो गई, 60 पे जाके वो आवाज अब नहीं आ रही पेशेंट की, पल्स की, दैट इज योर डायस्टोलिक। वो अपना डायस्टोलिक कर देगा। फिर आपने वो सारा का फौरन ही उसको डीफ्लेट कर देना है। बात समझ आइए, ये सारा करने के बाद आपने एग्जामिनर को कहना है, सर आई वांट टू टेक 3 रीडिंग्स टू एलिमिनेट एनी एरर इन दीज मेजरमेंट्स, क्योंकि एक दफा लेने से हो सकता है कि एरर आए हो। आप एक दफा और लें, प्रेफरेबली 3 दफा लेना चाहिए, और फिर उनकी एवरेज निकालनी चाहिए। ठीक है,
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उससे पूछेंगे कि आई वांट टू टेक 3 रीडिंग्स टू एलिमिनेट एनी ऑब्जर्वर एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर। ज़ाहिर-सी बात है, इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो सकता है या आपकी मेजरमेंट खराब हो सकती है। 3 रीडिंग लें, फिर उसकी एवरेज लें, फिर दैट इज़ योर फाइनल रिजल्ट। सपोज़ फाइनल रिजल्ट आपका ये 130 का 60 आ गया है। दिस इज़ नॉट हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं है, ना ये हाइपो है, ये तकरीबन-तकरीबन नॉर्मल रेंज ही है आपकी बीपी की। ठीक हो गया? बस समझ आ गई है। तो ये सारा है, फिर उसके बाद अनकवर कर देना है आपने उसकी आर्म को, यानी कि, और उसको थैंक्स कहना है, ठीक है? यहाँ तक आपका था, अभी वर्बली मैंने बताया है, सारा हम परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। सो अभी मैं आपको बीपी एग्ज़ामिनेशन बताऊँगा कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर आपने किस तरह लेना है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। उससे पहले आपको मैं बीपी एपरेटस का बता देता हूँ कि इसके एपरेटस को क्या कहते हैं और उसके पार्ट्स क्या होते हैं, किस पार्ट्स में क्या करना होता है, ठीक है? तो दिस इज़ आवर स्फिग्मोमैनोमीटर, इसको कहते हैं। ये है जो है कफ ऑफ द apparatus है, इसको कफ कहते हैं। ये हमारे पास बल्ब होता है, ये उसका वाल्व होता है जिससे हमने कंट्रोल करनी होती है, एयर जो है वो पुश हो रही है इस बैक कफ के अंदर, ठीक है? और ये मीटर होता है जिसमें हमें रीडिंग्स देखनी होती हैं। ओके हो गया? तो ये सारा apparatus में यूज़ करना है, इसके साथ स्टेथोस्कोप यूज़ होती है, वो भी आपको बताता हूँ। अभी जो है आपने पहले वही अपना इंट्रोडक्शन करवा के पेशेंट को कंसेंट लेके उसको एक्सप्लेन द प्रोसीजर करना होता है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर नज़्मान है, मैंने आपके ब्लड प्रेशर लेना है, क्या आपकी इजाज़त है? जी। ठीक है, अब इसमें अपने प्रॉपर एक्सपोज़र करवा लेना है। इसकी लेट्स मेक श्योर कि आपकी जो इसकी ये जो क्यूबिटल फोसा है और आर्म जो है ये एक्सपोज़ कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि आपने कभी भी क्लॉथिंग के ऊपर बीपी कफ लगा के बीपी नहीं लेना होता, ठीक है? हाँ, अगर कोई कंडीशन जिसमें है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, आप उसमें उसका एक्सपोज़ नहीं करवा सकते, या फीमेल पेशेंट है एक्सपोज़ नहीं करवा सकते, और उसमें आप रुस्ताना भी ले सकते हैं, वरना इसका जो मेन जो है यही है कि इसको जो है वो एक्सपोज्ड आर्म पे अप्लाई करिया जाए और फिर उसका बीपी लिया जाए, ठीक है? सो आपने प्रॉपर एक्सपोज़र कर लेना है, या पेशेंट को खुद कह लेना है कि एक्सपोज़ कर ले। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये कफ है इसको आपने खोलना है, और जो इसका ये वाली चीज़ होती है, यहाँ पे मेनली इसका जो है वो एयर प्रेशर जा रहा होता है, यहाँ पे रीडिंग तो यहीं पे हमें अच्छी मिलती है। तो ये आपने बिल्कुल ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखनी है, दिस इज़ एंटीक्यूबिटल फोसा। इसके 2.5 इंचेस जो है इसके ऊपर आपका ये जाना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए। और मेक श्योर कि कफ जो है वो इतना लंबा है, और पेशेंट थिन लीन है, तो पेशेंट कफ शुड भी इतना लंबा होना चाहिए कि वो उसकी आर्म को अच्छे से कवर कर ले, ठीक है? क्योंकि बच्चों में इस तरह का कफ यूज़ नहीं होता, उनकी बहुत छोटी आर्म होती है, तो उसमें वो यूज़ नहीं है सही होते से। तो अब इस तरह आपने ये अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल इस तरह अप्लाई कर लेना है, ठीक है? और ये जो मीटर होता है उससे आपने इसको यहाँ पे लगा लेना होता है। ओके हो गया। अब जो है सबसे पहले आपने जो है पल्स से इसके 2 मेथड होते हैं, एक ऑस्कल्टेशन मेथड होता है और एक पैल्पेटरी मेथड होता है बीपी लेने का। हमेशा याद रखना, सबसे पहले पैल्पेटरी मेथड करना होता है, और पैल्पेटरी मेथड से हमें एक आइडिया होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। पैल्पेटरी मेथड क्या है कि हमने उसी सारे प्रोसीजर से रेडियल पल्स जिस तरह हमने एग्जामिन की थी, पेशेंट की जो है रेडियल पल्स एग्जामिन कर ली है, यहाँ पे मुझे रेडियल पल्स इसकी मिल चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको लॉक कर लेना है, इसको बिल्कुल लॉक करना है, और इसको आपने एयर भरना शुरू करनी है कफ के अंदर। मीटर ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा। जिस पॉइंट पे आके आपकी पल्स आना बंद हो जाएगी आपको, वो आपने पॉइंट नोट कर लेना है। वो आपका तकरीबन उसके इर्द-गिर्द आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा, जब आप अगले मेथड से करेंगे। फिर आपने कफ वहाँ पे एयर भरनी रोकनी नहीं है, आपने थोड़ा और आगे जाके आगे भरते रहना है। 20 टू 30 mmHg और आपने आगे भर लेनी है। फिर उसको छोड़ना है, एयर को स्लोली स्लोली स्टेथोस्कोप के साथ सुननी है साउंड्स, ठीक है? फिलहाल मैं पैल्पेटरी मेथड कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर लेने का, वो आपको बताता हूँ। ये मैंने रेड पल्स एग्जामिन कर ली, मुझे पैल्पेट हो रही है, ठीक है? अब मैं कफ भरना शुरू किया, ये इसका 110 पे आके, राउंड अबाउट 110 पे आके मुझे अब इसकी ये फील नहीं हो रही, ओके? मुझे इसकी ये पल्स फील अब नहीं हो रही, खत्म हो चुकी। लेकिन अब मैं इसको लेके जाऊंगा 140 पे या 150 पे। तो अब हम स्टेथोस्कोप रखेंगे बिल्कुल इसकी ब्रेकियल आर्टरी की जगह पे। स्टेथोस्कोप रख लेना है और इसको फिक्स कर लेना है, ठीक है? और अब अपनी जो है वो अपनी एयर यहाँ से वेल खोलते जाना है, स्लोली स्लोली खोलना है, और क्रोटोकोफ साउंड्स आपको स्पेसिफिकली सुनाई देती हैं, जिससे आपको बीपी का पता चलेगा, ठीक है? तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैंने किया क्या है कि मैंने जब ये वैल 140 तक ले गया था इसका प्रेशर, और वहां से मैंने इसको खोलना शुरू किया, तो 120 पे मुझे क्रोटोकोफ साउंड्स, जो पल्स की साउंड्स वो सुनाई दी। फिर मैंने इसको, मैं उस वैल को खोलता गया हूँ, वो साउंड अभी भी आती रही है।
और राउंड अबाउट 80 पे आके वो खत्म हो गई हैं, साउंड्स बंद हो गई हैं, उसके बाद वो साउंड सारा टाइम नहीं आएंगी, तो आपने वहां से वो पूरा वेल स्पीड से खोल देना होता है। ठीक हो गया? तो 120 इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि इस पेशेंट का हमारे मिला है, हमारे हमें जो उसकी फाइंडिंग्स मिली है वो कैसे हैं कि जब क्रोटोकोफ साउंड आती है, इसका पहला जो आता है वो उसका सिस्टोलिक बीपी होता है, और जब क्रोटोकोफ साउंड खत्म होती हैं तो उसका डायस्टोलिक बीपी होता है। सो इस तरह पेशेंट का हमने ब्लड प्रेशर ले लिया है। अब इसके बाद आपने पेशेंट से लाज़मी चीज़ पूछनी है कि क्या वो कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा? अलबत्ता यानी कि कोई बीटा ब्लॉकर्स है, कोई बीटा एगोनिस्ट ले रहा है, या कोई भी मेडिकेशन है, साल्बुटामॉल से है, या जो कि मैंने थ्योरी में बताई थी, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन करवा सकती हैं, वो अपने पेशेंट से लाज़मी पूछ लेना, उससे आपको आइडिया होगा। अगर पेशेंट का एब्नॉर्मल बीपी हमें मिला है, हाइपोटेंशन में मिला है, तो वो रूल आउट हो जाए, या हाइपरटेंसिव पेशेंट मिला है, इसका सपोज़ 140/100 था, वो हाइपरटेंशन है, अगर वो मिला है तो वो भी रूल आउट हमने करना है, क्योंकि मेडिकेशन का इफेक्ट तो नहीं आ रहा इसमें। फिर उससे पूछना है फैमिली हिस्ट्री के बारे में, जो कि आगे क्वेश्चनिंग होगी पेशेंट के साथ, और फैमिली हिस्ट्री की या हम हिस्ट्री लेंगे, ठीक है? बाकी नॉर्मल अगर बीपी आ जाता है तो वहाँ पे आपने खत्म कर देना है, अपनी फाइंडिंग्स बता देनी है। अपने ऑपरेटर से मूव करके पेशेंट को जो है वो अनकवर करना है, और थैंक्स टू द पेशेंट करना है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।